हेलो यंग लीगल माइंड्स, आई एम अतुल कुमार और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ जो कि मैं चारों सेमेस्टर के लिए बनाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल साइंस एंड बस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो नोट्स आप बनाएंगे, आई सजेस्ट यू कि आप नोट्स बनाओ। ये सब्जेक्ट्स भले ही अभी बीए के चल रहे हैं आपके एलएलबी से पहले, पर ये आपकी एलएलबी में कोर मजबूत करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। बिकॉज ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट बन जाते हैं और आपको वो आगे चल के समझ में आएगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन और बेरेट की लैंग्वेज में घुसेंगे कि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स पहले ही सीख लेने चाहिए थे अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में। तो पॉलिटिकल साइंस बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे लॉ के सब्जेक्ट से। तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट से, जहाँ पे हम बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस का नेचर देखेंगे, उसका स्कोप देखेंगे, लॉ के अंदर उसका रेलेवेंस देखेंगे। साथ में अब हम उस स्टेट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टेट को देखेंगे। वो स्टेट, उसके एलिमेंट जिस स्टेट के हम अंदर रहते हैं, जैसे कि इंडिया या फिर अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, ये सब के अपने डिस्टिंक्शंस होते हैं। उस जो कंट्री है, जो स्टेट है, उसके अंदर की एक सोसाइटी होती है, उसके अंदर एक गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। अब ये बात करी हमने कॉन्टेम्प्रेरी टाइम की। अब इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज़ क्या हैं उन सारी चीज़ों के इवॉल्व होने की, पैदा होने की, ओरिजिन में आने की। साथ में नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि भाई इंसान जो है वो आइसोलेशन में रह नहीं सकता था, क्योंकि वो एक सोशल एनिमल है, वो आइसोलेशन में रहना पसंद ही नहीं करता। वो सेल्फ सफिशिएंट भी नहीं था कि वो अपने आप में ही सब कुछ कर ले, तो उसको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट भी होना पड़ता था कुछ कामों के लिए। जैसे के लिए रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए अपोजिट सेक्स का होना भी ज़रूरी है। वैसे ही बहुत सारे डिफेक्ट्स थे जिसको एवोल्यूशन के थ्रू हमने टैकल किया। टाइम के साथ हमने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करा, लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की कोशिश करी, और उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है स्टेट। तो स्टेट जो है एक एवोल्यूशन का पार्ट है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ लंबे समय के दरमियान। अब स्टेट की अगर बात करते हैं तो स्टेट में 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। इन चारों को हम धीरे धीरे आगे करके समझेंगे, पर 4 चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन मतलब कि एक जगह पर कितने सारे लोग रह रहे हैं। तो इससे हमने 2 चीज़ समझी, एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 2 चीज़ कवर हो गई। अब उन लोगों को जो गवर्न कर रहा है, जो गवर्नमेंट है, जो उनका पालन पोषण, प्रोटेक्शन, जो लॉज बना रहा है, दैट इज़ गवर्नमेंट। एंड लास्ट थिंग इज सोवरेन। अब सोवरेन एक टॉपिक है जिसका मतलब ये है कि आप अपने जो डिसीजंस हैं कंट्री के, आपकी कंट्री खुद ले सकती है, उस पर कोई फॉरेन कंट्री, कोई दूसरी कंट्री अपना इन्फ्लुएंस नहीं जमा सकती कि तुझे ये वाली चीज़ माननी पड़ेगी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। तो when you are free from the external influence in the country, it means you are free, you are having sovereignty in yourself। इस कॉन्सेप्ट को हम इस चैप्टर में आगे डील करने वाले हैं। इसको याद करने के लिए ना एक ट्रिक्स हो सकती हैं, आप ट्रिक्स बना करके चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं और लंबे समय तक आपको वो याद रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हो, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका मतलब होता है ST। तो S फॉर सोवरेन, T फॉर टेरिटरी एंड देन PG, यानी कि अगर कोई बच्चा है कॉलेज के पास PG लेकर रह रहा है तो लाइक उसका एब्रिविएशन याद कर लो, PG। P मतलब कि पॉपुलेशन एंड G मतलब कि गवर्नमेंट। एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया के अंदर उसके प्रियम्बल के अंदर क्या चीज़ मेंशन की हुई है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर सकते हो, S 3 बार है, देन डॉक्टर, JALEF, आई एम सॉरी, तो 3 बार S का मतलब है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, DR का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, J का मतलब जस्टिस, L लिबर्टी, E इक्वालिटी एंड F फ्रिटर्निटी। फ्रिटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, इक्वालिटी मतलब समानता, सब इक्वल है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जस्टिस मतलब सबको न्याय मिलना चाहिए। देन वी आर कमिंग टू डेफिनेशंस कि भाई स्टेट आखिर है क्या, उसको कैसे जूरिस्ट ने डिफाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारे ग्रीनर हैं उन्होंने बोला है पॉलिटिकल साइंस जो है ये शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है स्टेट के ऊपर। मतलब कि स्टेट और पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा इंटरलिंक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कैटलिन ने बोला पॉलिटिकल साइंस साइंस है पावर की। एरिस्टोटल ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है मास्टर ऑफ साइंस है। अब देखो इनके नाम याद करने इज़ वेरी सिंपल। अब देखो ग्रिनर है, इसको ऐसे याद करो कि ये गार्डनर है, दैट कैटलिन है, एक गार्डन के अंदर कैटल्स घूम रही हैं, कैटलिन है। एरिस्टोटल, ये तो खैर याद होगा, पर आप सोच सकते हो कि एक तोता बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, तो आप ऐसे करके इन सारे डेफिनेशंस के निर्माताओं को याद कर सकते हो। देन लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ R.G. जेरेटेल, जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को उसने बोला है कि हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन है। इस इन्वेस्टिगेशन किस सेंस में कि भाई स्टेट क्या थी, आज से पहले क्या थी, आज के टाइम पे प्रेजेंट में वो भी क्या है, और वो आगे चल के कैसी बनेगी। तो लाइक हाउ ही हैड बीन, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट ऑट टू बी इन द फ्यूचर। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इसमें डिस्कस हो जाता है कि उसका पास्ट कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा होने वाला है। साथ में अगर हम इसके नेचर की बात करें, अब जस्ट लाइक अगर हम बात करें खून की, तो खून कुछ जानवरों का ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ होते हैं वार्म ब्लडेड, कुछ लोगों का खून लाल होता है, कुछ का हरा होता है। तो ये सारे क्या ट्रेट्स हैं, ये नेचर है अलग अलग ब्लड्स का। वैसे ही अगर हम स्टेट का बात करें, एक जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी बात करें, तो उसका नेचर कैसा होगा। तो पॉलिटिकल साइंस एक साइंस भी बोल सकते हैं और एक सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है यह मल्टी डिसिप्लिनरी है, बिकॉज इसके अंदर हम लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे हैं, जूरिस के बारे में पढ़ रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस भी आ गया इसमें, हम इसमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम इसमें सोशोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है हमारा। जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक जगह पे रुका नहीं हुआ, वो 19वीं सदी के जो चीज़ें थी उसमें रुका हुआ नहीं है, वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, मतलब वो डायनामिक है, वो चेंजिंग है, वो एवर ग्रोइंग है। साथ में जो पॉलिटिकल साइंस है वो यूनिवर्सल है स्कोप के अंदर, वो हर जगह विद्यमान है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होगा। भले ही कहीं पे कोई ट्रैवल कम्युनिटी रह रही है, पर उनके बीच में भी कोई हेड होगा, मतलब कि वहाँ पे भी उनके अंदर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं और वहाँ पे भी उनकी पॉलिटिकल गवर्नेंस हो रही है उनके लेवल पे। देन देयर इज़ अ पावर एंड अथॉरिटी, किसी ना किसी इंसान के पास वो पावर या वो अथॉरिटी है जो उन्होंने अलग अलग रीजंस, अलग अलग सोर्सेज से एक्वायर करी है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस सब्जेक्ट के बारे में, कि उसको हम एज अ साइंस देखते हैं, तो हाँ उसको देख सकते हैं, क्योंकि जो उसकी स्टडी है वो सिस्टमेटिक मैनर के अंदर की जाती है। अगर कोई प्रदेश के अंदर या फिर किसी सिटी के अंदर हमें मेट्रो बनानी होती है, तो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ की पॉपुलेशन एक सेट मार्क को आगे निकल चुकी है, नहीं निकल चुकी है। अगर निकल जाती है तो वहाँ पे मेट्रो बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। अगर हम एग्जांपल में देखें, जयपुर मेट्रो फेल इसीलिए रही है। तो यहाँ पे क्या है, सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी की जानी चाहिए, यही पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन की स्टडी इन्वॉल्व है। देन वी आर हैविंग अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। लिमिटेड एरिया के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर एक इंसान के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, सारी की सारी अथॉरिटी उसके हाथ कर दी गई, मतलब कि वो अथॉरिटेटिव हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर, वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी। साथ में एक्सपेरिमेंट्स हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा ताकि वो डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को क्लासीफाई कर पाए। सर्टन प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे थिंकर्स जो हैं एग्री करते हैं सेम पॉइंट पे। अब जस्ट लाइक साइंस जो है वो चेंज नहीं होती, वो सेट प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पे हर कोई इंसान एग्री करेगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट है तो वह NaCl ही है, वाटर है तो वो H2O ही है। यहाँ पे सब लोग हाँ बोल रहे हैं ना, वो साइंस है। जस्ट लाइक दैट वी आर हैविंग अ रूल ऑफ लॉ इन पॉलिटिकल साइंस, जिसपे हर लोग एनोनिमसली बोल देते हैं कि येस वी आर विद दिस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस तो एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, वो एक साइंस का सब्जेक्ट नहीं है। बिकॉज भाई हर इंसान की तरह यहाँ पर हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशन बनाने पे लगा हुआ है। जस्ट लाइक हमने अभी कैटल का देखा, उन्होंने सबने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, वैसे ही यहाँ पे लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड जर्नलाइजेशन है। लोग यहाँ पे एक जैसी सोच बहुत कम रखते हैं या तो नहीं रखते हैं।
बिकॉज हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी स्वतंत्रता है सोचने की, समझने की, बोलने की और रहने और करने की। साथ में लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है, लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है, कब कहाँ कैसे हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स कब क्या होंगे नहीं पता चलता। ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि लोग कास्ट में बटे हुए हैं, सब्जेक्ट जो डिफरेंट अपने अलग अलग सबके सब्जेक्ट्स हैं, लोग उनके आधार पे अपने ऑब्जेक्ट्स ध्यान रखते हैं कि हाँ हमारा ये एम है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी डिफ़र होते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सेम पेज पे नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो इन कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस है वो आर्ट्स भी है, वो साइंस भी है, पर वो ज़्यादातर हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है। अगर हम बात कर लेते हैं PYQs में, हमारा नेचर बहुत बार पूछा हुआ है और ये पूरा चैप्टर, ये वाला जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ये पूछा हुआ है। साथ में स्कोप एंड रेलेवेंस भी हम एक बार कर लेते हैं। स्कोप का मतलब ये है कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस है वो कितने दायरे में फैली हुई है, वो किस किस चीज़ों को अपने अंदर गवर्न कर लेती है, किस किस चीज़ों की स्टडी इसके अंदर कर ली जाती है। तो पॉलिटिकल साइंस में भाई देखो कितने बड़े लेवल पे फैला हुआ है। सबसे पहला तो स्टेट और गवर्नमेंट, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मोनार्की है जैसे भूटान में, जहाँ पे लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और अपनी जस्टिस की आज़ादी दी जाती है। तो यहाँ पे स्टडी किसकी की जा रही है, स्टेट की जा रही है, गवर्नमेंट की जा रही है कि कैसी गवर्नमेंट है उसकी, उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जा रही है कि लाइक उसकी पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, उसके कोर्ट सिस्टम कैसा है, उसमें कितने हाई कोर्ट, कितने सुप्रीम कोर्ट, क्या हायरार्की है उनके बीच में, पार्लियामेंट कैसी है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, क्या सीन है। पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी, स्टेट के रिलेशंस, राइट्स, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। अब ये तो एक स्टेट के बारे में हो गया। अब जब बहुत सारे स्टेट एक साथ आ जाएंगे तो उसे कहेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि UN, WTO जो उसका ही एक पार्ट है। अब हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात करें जैसे कि ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, डिप्लोमेसी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही गवर्न होते हैं। पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी जो कि हमारा थर्ड यूनिट है, हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। साथ ही साथ में ये तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए। अब नॉन स्टेट फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेररिज्म, नक्सलाइट्स, NGOs, ये सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं। जैसे कि NGO पॉजिटिव फील हो जाता है मैक्सिमम, टेररिज्म और नक्सलाइट जो है वो नेगेटिव सेंस में ही जाता है। देन हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंस या उसका रिलेवेंस क्या है। तो भाई पॉलिटिकल साइंस सबसे पहले तो लोगों के बीच में उनके जागरूकता बढ़ाता है, अवेयरनेस करता है उनकी ड्यूटीज़, उनके राइट्स, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, उनके फेवर में क्या लॉ है, उनके अगेंस्ट में क्या लॉ है, इसके बारे में अवेयर करता है। तो क्या हुआ, इंसान बहुत ज़्यादा अवेयर हुआ इसके बारे में कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, इससे सिटीज़न इन्फॉर्म हुए, रिस्पॉन्सिबल बने अपने आप में और एक्टिव हुए काफ़ी ज़्यादा। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने चालू हुए जिन्होंने हेल्प किया फिर सोशल रिफॉर्म करने के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस एक हॉलिस्टिक वे में लोगों को प्रिपेयर करती है, अवेयरनेस देके, स्ट्रेंथन करके, पावर एंड अथॉरिटी बता करके, ताकि लोगों के बीच में पता लगे किसके पास क्या पावर है, ताकि उनके पावर का मिसयूज़ ना हो सके, उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी बढ़े। लोग हेल्प करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूव करने में पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में पॉलिटिकल साइंस प्रमोट करती है पीस को, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स को और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ में अंडरस्टैंड करती है स्टेट एंड गवर्नमेंट को कि कैसे काम करना चाहिए, इंटरनेशनल स्फेयर के ऊपर भी, नेशनल के ऊपर भी, स्टेट मतलब कि सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर भी। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमारे पॉलिटिकल साइंस के हैं। इस यूनिट का सेकंड पार्ट है हमारा स्टेट के बारे में। तो भाई मैंने भी बताया था आपको और इसका ट्रिक याद करने का। भाई सबसे पहला तो ST और PG। तो S फॉर हमारा हो गया सोवरेनिटी, T फॉर टेरिटरी, P फॉर पॉपुलेशन एंड G फॉर गवर्नमेंट। तो वैसे ही जो कुछ सेट ऑफ पीपल, कम्युनिटी ऑफ पीपल जब रह रहे होते हैं किसी डेफिनेट टेरिटरी में, अब उनको गवर्न करती है गवर्नमेंट, जो कि होती है सॉवरन, मतलब कि वो अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय करती है फ्रॉम दी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कंट्रोल।
ये सारे की पॉइंट्स हैं जो एक इस आंसर में जाने चाहिए कि स्टेट एक्चुअली में है क्या। एंड ये हमारा 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है PYQs में। साथ में अगर स्टेट की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि स्टेट आखिर है क्या। तो स्टेट यहाँ पे कंसिडर किया गया है या तो लॉ मेकिंग एजेंसी है या तो इम्प्लीमेंटिंग करा रही है लॉ की, हम उसको कहेंगे यहाँ पर स्टेट। सबसे पहले उसमें बोला गया है स्टेट, या स्टेट मतलब की है गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर भी कोई अदर, यानी अदर्स में आ जाएंगे हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ये दोनों स्पेसिफिकली लिखे नहीं हुए हमारे आर्टिकल के डेफिनेशन के अंदर, पर ये अदर्स के अंदर ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। देन वी आर हैविंग अ लोकल अथॉरिटीज़ जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही होती हैं या फिर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के बनाती हैं हमारा स्टेट। एंड नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज स्टेट, सोसाइटी और गवर्नमेंट के बारे में बात करना, इनके बीच का डिफरेंस निकालना। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी की, बिकॉज सोसाइटी का मतलब है कि जब काफ़ी सारे लोग साथ में मिलके रहना चालू कर देते हैं, नेचुरली होता है ना, हम इस सोसाइटी में रहना चालू कर देते हैं कि हाँ ठीक है हम इस लोगों के बीच में रहेंगे, हम अपने गांव में रहेंगे, या हम इस शहर में रहते हैं तो हम इस शहर में रहेंगे। तो हम आसपास के एरिया को, आसपास के लोगों को मिला करके बोलते हैं ये एक सोसाइटी है। सोसाइटी भी काफ़ी तरीके की हो सकती हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकती हैं, कल्चरल बेसिस पे हो सकती हैं, रिलीजियस बेसिस पे हो सकती हैं। तो सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारा लेवल पे हो सकता है, पर एक बात आपने नोटिस करी होगी कि जो सोसाइटी है ये एक परमानेंट नेचर है, क्योंकि जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है और वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो सोशल रिलेशन जो है ये वेरी एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। साथ में सोशल नीड भी है, रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत भी है, तो सोसाइटी का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा। ये एक वाइडर स्कोप है हमारे स्टेट का। जैसे कि इंडियन सोसाइटी की बात कर लेते हैं हम, या हम फैमिली, ग्रुप या कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, तो जो भी मैंने अभी बोला वो सारा कुछ इस में लिखा हुआ है। सोसाइटी वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया। अब इस सोसाइटी को गवर्न कौन करता है? इस सोसाइटी को गवर्न करती है गवर्नमेंट, जो कि एक एजेंसी है स्टेट की। जब हमने स्टेट पढ़ा, उसके 4 पार्ट थे, 4 एलिमेंट थे, तो हमने उसमें पढ़ा था गवर्नमेंट भी है। तो स्टेट तो भाई ऐसे हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकता ना कि लॉ बना देता हूँ उसके ऊपर। वो स्टेट है क्या? वो स्टेट इंडिया है, पर क्या इंडिया ही हमें गवर्न कर रहा है? ऑब्वियसली नॉट, हमें गवर्न कर रहा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो सोवरेनिटी एक्सरसाइज कर रही है, वो सोवरेनिटी एक्सरसाइज कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, यानी कि वो स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप में पॉलिटिकल और लीगल इंस्टीट्यूशन है, वो एक सॉवरेन स्टेट है, पर वो सोवरेनिटी एक्सरसाइज कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जो कि एजेंट है, हमारी एजेंसी है हमारी स्टेट की। स्टेट जो है वो हमेशा परमानेंट रहेगा, क्योंकि उससे वो आज़ादी छीनी नहीं जा सकती। पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी टेम्परेरी हो सकती है, नॉट परमानेंट है, बिकॉज वो आती जाती रहेगी। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, एनडीए है। तो हमारी गवर्नमेंट का काम क्या हुआ? लॉ बनाना, इम्प्लीमेंट करवाना, एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, ये सारे काम हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका स्कोप जो है लिमिटेड हुआ और हमारे स्टेट का स्कोप जो है वो वाइड हुआ। अब ये पार्ट ऑफ स्टेट है। वहीं हम बात कर लेते हैं अगर स्टेट की, तो स्टेट का रोल क्या है? वो अपने आप में वेलफेयर देखना चाहती है, वो ऑर्डर देखना चाहती है, वो सिक्योरिटी देखना चाहती है। अब ये सारी बातें हमारे प्रीएम्बल से निकल के आती हैं कि हमारी स्टेट आखिर होगी कैसी, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था S3 करके डॉक्टर, जिसमें बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी फर्स्ट पेज पे। तो इसके अंदर गवर्नमेंट इंक्लूड होती है। अगर एग्जांपल देखें तो इंडिया एक स्टेट है, इजराइल एक स्टेट है, और सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी आई हमारी, और गवर्नमेंट के अंदर हमारी करंट गवर्नमेंट जैसे कि एनडीए। बाकी दूसरे देशों में मोनार्की, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी भी हो सकती है, दैट कैन डिफर एब्सोल्युटली। नाउ द छोटा सा टॉपिक इज स्टेट एंड नेशन में छोटा सा डिफरेंस होता है। ऑल्दो ये क्वेश्चन आया नहीं है, पर ये आ भी सकता है, तो जनरल नॉलेज के लिए आप थोड़ा कंटेंट एक्सीड करने के लिए ये जान सकते हो। तो स्टेट का मतलब ये होता है कि एक फिक्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है,
जहाँ पे ना कल्चर पे ध्यान देते हैं, ना सेंटिमेंट्स पे, ना इमोशन पे। लाइन खींच दी मतलब कि वो स्टेट का विभाजन हो गया। ये पॉलिटिकल और लीगल आइडेंटिटी को दर्शाता है और ये एक कॉन्शियसली क्रिएट किया जाता है। जैसे कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, लाइन खींच दी तो जो कल्चर पाकिस्तान का, बंगाल का था वो डिवाइड हो गया, मतलब ये स्टेट्स की लाइन डिफाइन हो गई। वहीं पे जो नेशन है ये एक फीलिंग है। हाँ, ये थोड़ा डिफर लग सकता है आपको सुनने में, पर नेशन एक फीलिंग की तरह लिया जाता है जहाँ पे उसको सोवरेनिटी से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट, टेरिटरी, लीगल स्टेट से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक लार्जर बॉडी ऑफ पीपल है जो कि अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज से यूनाइटेड महसूस करते हैं, उसके अंदर ही परिपक्व महसूस करते हैं अपने आप को। उनकी टेरिटरी फिक्स नहीं होती है, वो एक लार्जर एरिया में रह सकते हैं, वो 2 से 3 कंट्रीज़ के अंदर फैले हो सकते हैं। उनकी सोशल कल्चर आइडेंटिटी अलग होती है। और नेशन जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये एक फीलिंग है, नेशनहुड की एक फीलिंग है जो आपने अपने अंदर खुद से पैदा होती है, ये इम्पोज नहीं कराई जा सकती। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस पार्ट, देन वी आर हैविंग वन लास्ट पार्ट फॉर द यूनिट 1 जिसमें हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन और स्टेट के फंक्शन और नेचर के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।